वेलकम टू पीवी मेडिकल क्लासेस और आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्राइजल। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, नीड्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, कंपोनेंट, प्रिंसिपल एंड मेथड्स। So, introduction. Performance appraisal refers to the formal process an organization used to evaluate an employee's job performance over a specific period. It often part of broader performance management system and is used to assess achievements, identify areas for improvement and guide further development. परफॉर्मेंस अप्राइजल एक फॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि ये किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जिससे कि परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को इवेल्युएट किया जा सकता है इसकी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। सो जनरली इससे पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, और सम टाइम हो सकता है कुछ का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो और सम टाइम हो सकता है कोई बेटर परफॉर्म करे। तो इसमें फ्यूचर एक गाइड और मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, और असेसमेंट के लिए तो ये यूज़ होता ही है कि कैसे जॉब परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय का इवेल्युएशन किया जा सके। Meaning, a performance appraisal is a method by which the job performance of an employee is documented and evaluated. So generally जो performance appraisal है एक ऐसा method है जहाँ पे कि जो employees हैं किसी भी organization के उनका job performance को evaluate किया जा सकता है और उसको record करके रखा जाता है। Then performance appraisal are a part of career development and consist of regular reviews of employee performance within organization. Performance appraisal एक कैरियर डेवलपमेंट का ही पार्ट है और एक रेगुलर रिव्यू से हमें पता चल जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एम्प्लॉय है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। Appraisal can be made by one or more supervisor or by subordinate or peers. जो अप्राइजल है मीन्स कैसे हम देख सकते हैं। सो जो ये सिस्टम है इसमें सुपरवाइजर जो हायर अथॉरिटी मीन्स की जो सीनियर्स हैं वो भी देख सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, और पीयर ग्रुप जो एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे का परफॉर्मेंस को अप्राइज कर सकते हैं। जनरली अप्राइजल मीन्स होता है एक जजमेंट जहाँ पे कि हमें पता चले कि जो भी एम्प्लॉय है उसने कितना क्वालिटी वर्क किया है, कितना वैल्यूएबल वर्क किया है। Next is the definition. Performance appraisal, a process of evaluating an employee's performance on a job in terms of requirement. So, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि इवेल्युएट करते हैं कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो उसकी परफॉर्मेंस को इन टर्म ऑफ रिक्वायरमेंट, इन द सेंस कि जो भी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदर ही और शी हैड अचीव्ड और नॉट एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क ही हैड डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपली परफॉर्मेंस अप्राइजल है।
सो इस जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय वॉल्टर एंड स्कॉट. So performance appraisal is a systemic, periodic, and so far as humanly possible, an impartial rating of an employee's excellence in matter pertaining to his present job and to his potential for a better job. This definition is given by Edwin B. Filippo. So परफॉर्मेंस अप्राइजल एक सिस्टमिक है, एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पे होता है, तो स्पेसिफिक पीरियड में, और ये ह्यूमनली पॉसिबल है जहाँ पे कि हमें इम्पार्शियल रेटिंग करनी है कि जो सारे एम्प्लॉय है उनको एक ही लेवल पे रख मीन्स कि ये ट्रीट करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है, सो दैट अगर हम इम्पार्शियल रहेंगे जो रेटिंग करनी है एम्प्लॉयज़ में, तो उससे पता चल जाएगा कि जो प्रेजेंट जॉब है और जो किस पर्सन का जॉब परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, क्या क्या किस में पोटेंशियलिटीज़ हैं, पोटेंशियलिटी होंगी तो परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होगा, इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छा होगा एम्प्लॉय का, सो वी कैन इवेल्युएट बाय दैट. सो जो परफॉर्मेंस अप्राइजल एक सिस्टमिक प्रोसेस, पीरियोडिक और इम्पार्शियल प्रोसेस है टू इवेल्युएट द potentiality for a better job in the employees. नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल. सो जो नीड है परफॉर्मेंस अप्राइजल का वो क्यों है? फर्स्ट वन इज प्रमोशन डिसीजन. सो प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिकॉज प्रमोशन उसी को मिलेगा जो बेटर क्वालिटीज़ हैं, बेटर पोटेंशियल है जिसपे, और सम टाइम जो टास्क दिए हैं वो किसी एम्प्लॉय ने फुलफिल कर लिए हैं, तो ये भी हो सकते हैं क्राइटेरियाज ऑफ प्रमोशन. देन कंपनसेशन डिसीजंस. सम टाइम ऐसे होता है कि जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है किसी पर्सन की वो उतनी बेटर नहीं होती, तो सम टाइम ये हो सकता है कि उसमें कंपनसेशन डिसीजन लेना पड़े इन द वेज इन द टर्म्स ऑफ एनीथिंग. और कंपनसेशन डिसीजन में ये भी आते हैं कि जैसे कि पे बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स, जिससे कि जो एम्प्लॉय हो वो मोटिवेट रहें और उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहें और अच्छा परफॉर्मेंस आगे को भी देते रहें फ्यूचर में. सो पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. अगर रेगुलर परफॉर्मेंस अप्राइजल है विद इन एनी टाइम ऑफ इंटरवल, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और उनका खुद का इंडिविजुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होता है. नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिसीजंस. सो परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑल्सो मोटिवेट्स employees toward training and development of decision, because they know if they will do better or they know about the better more things, so they can benefited by the pay benefits or promotions. So next is feedback. Feedback is very compulsory, so that in performance appraisal every employees the quality or the work can be evaluated. Objectives of performance appraisal. So कुछ ऑब्जेक्टिव हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल के. फर्स्ट वन इज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंड हाउ वेल एन एम्प्लॉय मीट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो सबसे फर्स्ट तो है कि इवेलुएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को कि किस एम्प्लॉय ने क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, उसको फुलफिल किया है और नॉट, और फुलफिल किया है तो अबाउट वैल्यूज़ और जो क्वालिटी है वर्क वो चेक कर सकते हैं. प्रोवाइड फीडबैक. ऑफर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू इम्प्रूव और इन्फोर्स परफॉर्मेंस. समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ की उतनी हाई लेवल की परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, वर्क नहीं परफॉर्म होता है, तो उसमें एक मोटिवेट कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं एम्प्लॉय के लिए, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके. सेट गोल्स.
Align employee goal with team and organizational goals. एम्प्लॉयज़ के लिए गोल सेट कर सकते हैं और एज अ टीम मेंबर्स भी एक गोल सेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए और समटाइम ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो दे विल डू वट एवर दी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल और जो उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, स्पॉट गैप इन स्किल और नॉलेज. अगर किसी का परफॉर्मेंस उतना लेवल का नहीं है सेटिस्फैक्ट्री लेवल तो क्या कर सकते हैं कि उनको ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं कि और इम्प्रूव हो सके उनके नॉलेज और स्किल्स को. Make HR decisions. Support decision about promotions, compensation, succession, planning or even termination. और sometime जब परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं तो फिर उससे जनरली इवेल्युएशन हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल क्या है, क्या परफॉर्मेंस है. तो अगर किसी एम्प्लॉय की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आइदर जो गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हुए हैं तो समटाइम इसमें टर्मिनेशन भी दिया जाता है. कभी तो ऐसे होता है कि सिर्फ एम्प्लॉय को मोटिवेट करके और आइदर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देके उनको अपलिफ्ट किया जाता है, उनका जो इम्प्रूवमेंट होता है नॉलेज का उससे. और जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जहाँ जिन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया जाता है उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं, वेजेस या पेमेंट उनका इंक्रीजमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट. सो ये दोनों चीज़ें हैं. तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस अप्राइजल में जो HR है उनको भी एक डिसीजन ले सकते हैं वो कि कौन एम्प्लॉय बेटर है, कौन एम्प्लॉय का वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है. Purpose of performance appraisal. It provides an important incentive to all the employees. सो जनरली पर्पस ये होता है कि जैसे कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इंसेंटिव्स मिले. बिकॉज अगर जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क कर रहे हैं तो दे नीड and it is very important so that they can get incentives. It can be taken as a basis for job change or promotion. परफॉर्मेंस अप्राइजल को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी की इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसमें प्रमोशन के भी चांसेस रहते हैं. कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि जो अपने टास्क को एक डेफिनेट पीरियड में जितना है उतना कर ले रहा है और उनका जो स्किल्स है वो भी बहुत अच्छा है और जो परफॉर्मेंस है वर्क का वो भी बहुत अच्छा है तो दे गेट कैन प्रमोटेड by recognizing the strength and weakness of an employee. So पर्पस एक ये भी हो सकता है अगर किसी भी पर्सन को जो सुपीरियर है वो अगर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाहता है तो उसमें ये भी उसे पता चल जाएगा कि कितने एम्प्लॉय जो स्ट्रेंथन है, कौन वीक एम्प्लॉयज़ हैं. तो ये पता चल सकता है कि सपोज हो सकते हैं कि कुछ उन्होंने इवेलुएट करने के लिए मेथड्स दिए और उस मेथड्स में बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है एंड दे हैव अचीव देयर गोल्स. और सम हो सकता है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इतना सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं किया. तो ये सारा इवेल्युएशन हो सकता है, फीडबैक हो सकता है. एंड एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ रनिंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय कर रहे हैं वर्क वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या उनका पोटेंशियल है, वो रिकॉग्नाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. It mostly provides a rational basis for wages, bonus, payment of piece work etc. So generally ये प्रोवाइड करता है जो वेजेज होते हैं, बोनस, पेमेंट, पीस ऑफ वर्क. क्योंकि ये अगर इसको इम्पार्शली करना है और सम टाइम बोनस मिल जाता है किसी एम्प्लॉय को और पेमेंट अच्छा मिलता है, वेजेस इंक्रीमेंट रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि हाउ क्वालिटी ऑफ वर्क एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज डूइंग. It acts as a mean for evaluating the effectiveness of parameters and tools for the selection and classification of workers. Generally जो
परफॉर्मेंस अप्राइजल है उससे इवेल्युएट कर सकते हैं इफेक्टिवनेस को, और क्लासिफाई भी कर सकते हैं जो वर्क एम्प्लॉयज हैं उनका वर्क. इट सर्व एज अ फीडबैक टू द एम्प्लॉयज, और जनरली परफॉर्मेंस अप्राइजल एक फीडबैक का भी काम करता है जिससे कि एम्प्लॉयज को उनका स्टेटस पता चल जाए, whether they have done work well, better or not better. बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, कुछ बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल के. दैट इज फर्स्ट वन इज करेक्ट प्लेसमेंट. सपोज एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी हमें पता है तो वी कैन डू कि अगर कोई ऐसा टास्क आता है जिसमें हमें पता हो कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि फुलफिल कर सकते हैं उस टास्क को, तो एक अवेयरनेस आ जाती है रिगार्डिंग करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलर अगर परफॉर्मेंस अप्राइजल होगा तो उससे लर्निंग इम्प्रूव होगी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा एम्प्लॉयज में. इंसेंटिव टू ग्रो एंड डेवलपमेंट. इंसेंटिव सबको पसंद है, पेमेंट इंक्रीज हो, बोनस मिले, प्रमोशन मिले, सबको ये लगता है एम्प्लॉयज को कि उन्हें ये मिलना चाहिए, और दे हैव टू perceive that they are growing so that they can do it well whatever the work is given by organization. तो वो perceive करना कि हर एक एम्प्लॉय को कि उस इंडिविजुअल का ग्रोथ हो, तो वो तभी होगा जब उनको क्वालिटी ऑफ वर्क वो करेंगे. एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम. अगर जो परफॉर्मेंस अप्राइजल में इवैल्यूएशन के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम देने चाहिए, और उस जब ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाते हैं उसके बाद देखते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं उनमें और ज़्यादा अच्छे से वो लर्निंग अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी बेनिफिशियल हो जाता है. और जनरली सपोज हमने एक मैं कंपेयर करके बता रही हूँ, जैसे किसी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें हाफ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया गया है, हाफ को नहीं दिया गया है, तो हम उससे भी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग एम्प्लॉय होंगे वो बेटर वर्क कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें स्किल्स नॉलेज सब पता है. तो ऐसे ही परफॉर्मेंस अप्राइजल का ये भी बेनिफिट है कि अगर वो देखते हैं कि वेरियस मेथड से कि हमारे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, तो उसके हिसाब से भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इफेक्टिवनेस भी चेक कर सकते हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की. नेक्स्ट इज कॉर्डियल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. इसमें जो एक बोथ साइडेड जो एम्प्लॉयर भी हैं और जो उनके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका भी एक रिलेशन बनता है कम्युनिकेशन का और परफॉर्मेंस एक्टिविटी का प्रेस करने के लिए. एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, इसमें एम्प्लॉय कम्युनिकेशन अच्छा होता है बिकॉज इसमें जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है समटाइम मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज़ को और वो अपना वर्क और बेटर करते हैं, और एक सेंस ऑफ फीलिंग गुड वाला भी आता है, क्योंकि अगर हमारे कलीग्स, हमारे पेयर ग्रुप या हमारी अथॉरिटी हमें प्रेज करती है तो हर एक इंडिविजुअल को नेचुरल फीलिंग है उसे अच्छा लगेगा. एंड समटाइम जब प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, तो भी एम्प्लॉय डेडिकेटेड रहता है अपने वर्क के थ्रू कि वो और फ्यूचर में भी और बेटर वर्क उस ऑर्गेनाइजेशन को करके दे. WHO performance appraisal. So in that there are director, principal and HOD, self appraisal, peer, 360 degree. So these all are other categories where anybody can evaluate the performance of the employees. So principle of performance appraisal. Evaluation must contain कंटेंट इज रिलीवेंट टू इंडिविजुअल. सो एक तो ये है कि जो इवेल्युएशन होना चाहिए, जो कंटेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्राइजल का, वो रिलीवेंट होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय. क्राइटेरिया दैट यूज टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस शुड बी स्टेटेड एंड स्टैंडर्ड. और जो क्राइटेरिया, क्योंकि एक परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर्मल प्रोसेस है, तो इसमें जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया होना चाहिए उसके भी सर्टेन स्टैंडर्ड होने चाहिए. Performance evaluation should be able to discriminate between excellent
गुड पुअर परफॉर्मेंस। सो ये जो परफॉर्मेंस अप्राइजल है उसको ऐसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं जिसमें कि पता चल जाए कि जो एक्सीलेंट कौन काम किए हैं और गुड और जो पुअर परफॉर्मेंस कैटेगरी में कौन है। तो इससे क्या होता है कि एक डेटा पता चल जाता है इवेल्युएशन का कि कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बट डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस एक पॉजिटिव वे में करना है, क्योंकि जो एक्सीलेंट एम्प्लॉय है फिर उनको वैसा टास्क दिया जाएगा। जो गुड और परफॉर्मेंस पुअर परफॉर्मेंस है उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इनको ट्रेनिंग सेशन देने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए टुवर्ड्स वर्क, तो वो वैसे कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्राइजल एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि कोई ट्रेनिंग सेशन है एम्प्लॉयज को डिस्टिंग्विश करने का, मोटिवेट करने का, जिससे कि पता चल सके ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी ऑफ वर्क कौन कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉय कैसे वर्क कर रहे हैं। इसेंशियल ऑफ अ गुड अप्राइजल सिस्टम, कुछ ऐसे इसेंशियल्स होने चाहिए एक गुड परफॉर्मेंस अप्राइजल में। तो फर्स्ट इज एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे फर्स्ट तो ऐसा पैटर्न बनाना चाहिए असेसमेंट का जहाँ पे कि हर एक एम्प्लॉय को अंडरस्टैंडिंग हो कंटेंट की, एंड सपोर्ट ऑफ लाइन वर्कर्स, दे कैन बी सपोर्टेड बाय द लाइन वर्कर्स, सुटेबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबल होना चाहिए, दैट शुड बी वैलिड और रिलायबल, एंड द प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि जब भी अप्राइजल करते हैं हम किसी भी एम्प्लॉयज में तो उसमें हम कुछ ना कुछ बेनिफिट उस एम्प्लॉय को देते हैं, पे के रिलेटेड, पे जो वेजेस होते हैं और प्रमोशन इंसेंटिव्स के रिगार्डेड, एंड पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर upgraded with the time
Next, coming to the process of performance appraisal is establishing performance standard, communicating standard and experience, measuring the actual performance, comparing with the standard, discussing result and making decision, taking corrective actions. सो जनरली जो प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल का, उसमें इस्टेब्लिश करते हैं एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि इस एक्सपेक्टेशन तक एम्प्लॉय को वर्क करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। फिर उसके बाद जो वो स्टैंडर्ड है उनको एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो मेज़र किया जाता है। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड है और जो उस एम्प्लॉइज़ का वर्क है उनको फिर कंपेयर किया जाता है और फिर रिजल्ट देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है, एंड फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग किया जाता है और जिनको करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है वो किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। इसमें दो टाइप के आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऐसे अप्राइजल, रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, फील्ड रिव्यू, चेकलिस्ट मेथड, ग्राफिकल रेटिंग स्केल्स आते हैं। और मॉडर्न मेथड में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 360 डिग्री अप्रेजल एंड असेसमेंट सेंटर्स आते हैं। सो फर्स्ट जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है इसमें, सपोज तो कॉन्फिडेंशियल मतलब एक सीक्रेट रिपोर्ट बनाई जाएगी। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ इमीडिएट सीनियर सुपरवाइजर्स, जो कि हम सीनियर्स भी कह सकते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के जस्ट ऊपर जो सुपरवाइजर हैं या उनके सीनियर्स हैं, वो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। एंड इट कवर स्ट्रेंथन एंड वीकनेस, मेन अचीवमेंट एंड फेलियर, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या पॉइंट होंगे कि इसका स्ट्रेंथन क्या क्या उन्होंने अचीव किया, कैसे उनकी क्वालिटीज़ हैं, वीकनेस क्या है, क्या अचीवमेंट किया, क्या फेलियर करा किया, और बिहेवियर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है, एम्प्लॉय के साथ कैसा है, ये सब वो लिखेंगे उस रिपोर्ट में। एंड इट इज़ यूजली फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय। इससे क्या होता है कि इसको फिर बाद में जब इवेल्युएट करते हैं तो उससे अगर अच्छा काम होगा, स्ट्रेंथन होगा, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। और समटाइम अगर इतना गुड वर्क नहीं होता है और समटाइम जो अचीवमेंट्स होते हैं वो नहीं किए जाते हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र भी होता है एम्प्लॉय का। Next is narrative essay technique. Free from review, write a paragraph outlining an employee's strength, weakness and potential. सो एक नैरेटिव ऐसे टेक्निक मीन्स कि जैसे एम्प्लॉय है उसके बारे में सब कुछ लिखना है कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या बिहेवियर है, सब एक डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं उसको ऐसे टाइप में। सो उसमें बिहेवियर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिख सकते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, और ट्रेड सिलेक्टेड लिख सकते हैं, और इवेल्युएट को कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इज रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में is the method which is very old and simple for the performance appraisal, and employees ranked one against the other in the working group under this method. Example, if there are 10 workers in working in a group, the most efficient worker is ranked as a number 1 and the least efficient is ranked number 10 अमंग देम। सो ये जो रैंकिंग मेथड है, सपोज जो अच्छे वर्कर्स हैं जो पूरा अपना काम डेडिकेटेड करते हैं, टाइम टू टाइम कर लेते हैं, उनको रैंक वाइज डिवाइड किया जाता है कि रैंक फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, ऐसे कौन रहेगा, और जो नहीं लीस्ट वर्क करते हैं उनको सबसे लो कैटेगरी पे रखा जाता है। तो इससे ही रैंक पता चल जाता है कि कौन अचीवमेंट कर रहा है, कौन गुड टास्क परफॉर्मेंस कर रहा है, वर्क परफॉर्मेंस कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा है। Then paired comparison method. Ranking employee by making a chart of all possible pair of the employees for each trade and indicate which is the better employee of the pair. It is useful where priorities are not clear. This method is
not appropriate if a large number of employees are required to be evaluated. पेयर्ड कंपैरिजन में एक पेयर बनाए जाते हैं जिसमें जैसे दो का पेयर है इतने कि कौन बेटर वर्क कर रहा है किस पेयर से, मीन्स कि दो पेयर है तो उसमें सिंपली एक जो पर्सन है वो अच्छा काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। ये जनरली स्मॉल लेवल पे किया जाता है और ज़्यादा लार्ज एम्प्लॉय जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे तो उस पर ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। Critical incident method. The evaluator rate the employee on the basis of critical event and how the employee react in a such event, essentially their behavior pattern, those incident. So जो incident क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड आते हैं उसमें जो इवेल्युएटर है वो रेट करता है एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू एनी क्रिटिकल इवेंट और उसमें जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न उस इंसिडेंट पे क्रिएट किया जाता है, रिएक्ट कैसे करते हैं तो उसके बेसिस पे ही उसको इवेल्युएट कर जाते हैं। और जनरली जो इंसिडेंट मेथड होते हैं मतलब कि कोई चीज़ हैपनिंग होना और उसको कैसे वो हैंडल किया है एम्प्लॉय, उसका रेट इवेल्युएट करना। Field review. In this method, a senior member of the HR department or a training officer discusses and interviews the supervisor to evaluate and rate their respective subordinates. A major drawback of this method is that is a very time consuming method, but this method helps to reduce supervisor पर्सनल बायस। फील्ड रिव्यू मेथड में जहाँ पे इसकी जो सीनियर्स हैं या एचआर डिपार्टमेंट हैं और या ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली इवेलुएट करते हैं सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय को जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाके रिव्यू करना, मतलब कि जो उनका वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे ही रिव्यू करते हैं। और इसमें कुछ मेजर ड्रॉबैक आते हैं इस मेथड के, जैसे कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और ये जो मेथड है वो हेल्प करता है रिडक्शन ऑफ सुपीरियर पर्सनल बायस। और मीन्स कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो है ही और ये रिड्यूस करेगा कि जो पर्सनल बायस नहीं हो सके, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर वर्क कंडीशन पे ही रिव्यू कर लेते हैं। जैसे फील्ड विजिट है तो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहीं पर इवेल्युएट कर लेंगे, तो इससे कोई पर्सनल बायस नहीं आता है। Then checklist, a series of descriptive statement behavior terms about the standard of nursing performance of the job expected to the of the individual nurse. Supervisor has to check individual behavior against a set of criteria. इसमें चेकलिस्ट में एक स्टेटमेंट बनी रहती हैं बहुत सारी और उसमें टिक करना पड़ता है कि हाँ जो एम्प्लॉय है वो क्या क्या उसमें है वो क्वालिटीज या स्टैंडर्ड मेंटेन किया और उससे ही बिहेवियर चेक किया जा सकता है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। Graphic rating scale method. Performance appraisal whereby each employee is rated according to a scale of predefined characteristics that are job performance related. Graphical rating scale में जो scale बना होता है उसमें जो employees के पहले से ही एक प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसमें ही रेट करना पड़ता है कि उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर कितनी रेटिंग दे सकते हैं, तो उसी में डिफाइन किया जाता है। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही पुअर, वेरी पुअर, ऐसे करके रेटिंग स्केल बनते हैं और वो नंबरिक स्केल में भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. It is defined as a process whereby the employees and the supervisors come together to identify common goals. The employees set their goals to be achieved. This standard to be taken as the criteria for measurement of their performance and contribution and decision the course of action to be followed. इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो और जो सुपीरियर हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, वो आपस में आते हैं साथ में, क्योंकि उन्हें एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है और उस गोल को अचीव करने के बाद उसमें कुछ
स्टैंडर्ड होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं वो, और उसके जो परफॉर्मेंस है, कंट्रीब्यूशन किस एम्प्लॉय का कितना है उससे डिसाइड कर सकते हैं और फिर फॉलो कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव होगा और उसी में जो सुपीरियर एम्प्लॉय हैं और जो उनके जूनियर एम्प्लॉय हैं वो सब साथ में काम करेंगे और फिर बाद में पता करना है कि किसने कितना स्टैंडर्ड ऑफ वर्क किया है, कैसा परफॉर्म किया है। 360-degree appraisal. It has four integrated component, integral components. So इसमें आते हैं कि 4 component होते हैं। सबसे फर्स्ट तो self appraisal, superior appraisal, subordinate appraisal and peer appraisal. ये नाम से ही है कि self appraisal मतलब कि individual को खुद से ही evaluate करना अपनी performance. superior जहाँ की जो seniors होंगे वो अप्राइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, एंड सबऑर्डिनेट्स जो साथ में हैं और पीयर ग्रुप जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं वो कर सकते हैं। Then self-appraisal, performance appraised done by the employee being evaluated generally on the appraisal form completely by the employee prior to performance review. So generally ये self appraisal एक इसमें क्राइटेरिया दिया जाएगा जहाँ पे कि इंडिविजुअल को खुद का परफॉर्मेंस लेवल इवेल्युएट करना है। Supervisor appraisal, performance done by the employee's manager and often reviewed by a manager one level higher. So इसमें जाना है कि ज़्यादातर ऐसे एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करेंगे, जैसे कि मैनेजर हैं जो एम्प्लॉय को इवेल्युएट करेंगे, जनरली वो उनसे एक हायर लेवल पे होने चाहिए। Subordinate appraisal, performance appraisal by a superior by an employee which are more appropriate for development of an administrative purpose. जो थोड़ा उनसे superior हैं वो employee की performance को appraise कर सकते हैं और उनको motivate भी कर सकते हैं। Peer appraisal, performance appraisal done by one's fellow employee, generally on forms that can be compiled into a single profile for use in performance interview conducted by the employee's manager. इसमें जो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं वो जो पीयर ग्रुप में है, मतलब जो एम्प्लॉय अपने ही आपस में वो एक दूसरे का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। Assessment center, it involves he or she uses method like social informal events, test and exercise assignment being to a group of employees to assess their competencies to take higher responsibility in future. Assessment center means कोई भी मेथड जिसमें कि सोशल मेथड भी यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल इवेंट्स या फिर टेस्ट और कुछ एक्सरसाइजेज दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं जिस जहाँ पे कि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है उनकी कॉम्पिटेंसी को इवेल्युएट किया जा सके। कंपोनेंट ऑफ अ गुड अप्राइजल, कुछ गुड अप्राइजल के कंपोनेंट्स है जैसे कि क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, देयर शुड बी क्लियर क्राइटेरिया टू evaluate the performance and regular documentation is very important for effective performance appraisal, कंस्ट्रक्टिव एंड स्पेसिफिक फीडबैक, जब एक बार परफॉर्मेंस अप्राइजल कर दिया फिर एक कंस्ट्रक्टिव वे में जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे उस टाइप में फीडबैक देना बेनिफिशियल हो सकता है कि एम्प्लॉय फिर और ज़्यादा अच्छे से काम करें। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कभी कभी एम्प्लॉयज़ ने उतना लेवल का परफॉर्मेंस ना किया हो, एम्प्लॉयज़ ने उतना लेवल का वर्क अचीव नहीं किया हो, तो उसमें क्रिटिसिज्म नहीं करना है, उसमें फोकस करना है कि जो एम्प्लॉय हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे उनकी इनर क्वालिटीज़ और जो परफॉर्मेंस है लेवल को अपलिफ्ट किया जा सकता है। देन टू वे कम्युनिकेशन, मैनेजर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट, और टू वे कम्युनिकेशन भी इसमें आ जाता है एक गुड अप्राइजल में, जहाँ पे कि जो मैनेजर है एम्प्लॉय हैं वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन। एग्जाम्पल ऑफ फेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल फीडबैक, तो इसमें पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में आता है कंसिस्टेंटली मीट डेडलाइन एंड मेंटेन हाई क्वालिटी इन वर्क। पॉजिटिव मीन्स कि जो ऐसे इवेल्युएट जहाँ पे कि जो एम्प्लॉय होता है वो बहुत डेडिकेटेड होता है टुवर्ड देयर वर्क एंड जो उनको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है तो उसमें वो उस क्वालिटी का वर्क कर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम कोलैबोरेशन,
पॉजिटिव अप्रेजल में पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और जो लीडरशिप होनी चाहिए वो हमेशा बहुत ही बेनिफिट होती है, क्योंकि एक लीडर कैन चेंज द, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके साथ हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट चेंज कर सकते हैं बाय देयर मोटिवेशन, परफॉर्मेंस और आइडियाज। तो और ये एक टीम कोलैबोरेशन भी रहता है। इफेक्टिवली अडेप्ट टू चेंजिंग प्रायोरिटी, और अगर पॉजिटिव अप्रेजल रहेगा तो इसमें जो भी चेंज हैं उनको प्रायोरिटी में रख के इफेक्टिवली अडेप्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंटल, नीड टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट अंडर टाइट डेडलाइन, और इससे क्या होगा, जो टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और शुड वर्क ऑन मोर प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन विथ टीम मेंबर, और बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं प्रोएक्टिवली विथ जो टीम मेंबर्स उनको दिए गए हैं, और कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड वुड बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल ट्रेनिंग इन स्किल एरियाज, और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट तब भी हो सकता है अगर उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग दी जाए और स्किल बेनिफिट मिले। Conclusion. Performance appraisal is necessary to ensure an understanding between an employee and the supervisor on the goals of the institution and progress of the employees in रीडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड पर्सनल गोल। परफॉर्मेंस अप्राइजल बहुत ही नेसेसरी है, जिससे कि जो सुपरवाइजर है और एम्प्लॉय हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, और जो गोल है इंस्टीट्यूशन का उसको अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करें और ट्रेनिंग लें, और वर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, जिससे कि जो उनका पर्सनल और जो इंस्टीट्यूशनल गोल है वो हो डेवलप हो जाए। पर्सनल गोल कैसे, क्योंकि अगर रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की जो नॉलेज है और जो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव होता है, तो वो पर्सनली जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क करेंगे तो उनका प्रमोशन, वेजेस, ये सब मिलेगा। Thank you so much. Just like, share and subscribe for more videos.